यस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 को समझा था अच्छे से, दैट इज इंडियन प्लानिंग, किस तरीके से प्लानिंग कमीशन डेवलप हुआ, एंड देन 5 ईयर प्लान्स किस तरीके से सेटअप हुए, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया में कैसे अडॉप्ट किया गया। तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू चैप्टर का दिया था। इवन हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट्स भी देखे थे इंडियन प्लानिंग के, कि कौन से अचीवमेंट्स वगैरह हुए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ऐसा नहीं कि अचीवमेंट्स नहीं हुए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी रह गए कि जितने भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे तरीके से अचीव नहीं हो पाए, राइट। सो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा फ्लैशबैकिंग अपने माइंड में करना, ओके। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 और यूनिट 2, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। तो देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था, कौन बताएगा मेरे को, विच ईयर? ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन विच ईयर, बताइए भाई। एनीवन यार? कोई 1991। 1991, ओके फाइन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991, ठीक है। तो जिसको हम लोग इवन LPG, दैट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, राइट। सो ईयर 1991। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जुलाई 1991, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एज अ लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन privatization, and third one that is globalization। क्यों ये तीनों चीजें लेकर आनी पड़े? क्योंकि यू नो के पब्लिक सेक्टर को जो अलोकेट किया था सब कुछ, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। और दूसरी चीज यहाँ पे ये थी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा प्राइसेस राइज हो गए थे, पैसा बच नहीं रहा था देश में। और इवन जो इतना सारा कुछ भी पैसा लिया था देश ने, हमारे इंडिया ने कहीं बाहर से भी जो भी बोरोइंग्स ली थी, उसको चुकाने के लिए उनके पास इंटरेस्ट के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये भी चीज थी। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टिंग्स होते थे, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम लोग बोलते हैं BOP, वो भी क्या हो गया था, नेगेटिव में आ गया था कि भाई इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, एक्सपोर्ट्स कम हुए थे, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस थे। अभी हम लोग यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 2 के अंदर से, वो पहला मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पता चले। फिर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑफ IMP। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन MRTP एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, 8th और 9th, मतलब टोटल आई थिंक सो फर्स्ट, थर्ड, 6th, 8th एंड 9th, टोटल 5 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से IMP है सबसे ज्यादा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, why it was necessary to bring economic reforms, क्यों लाए गए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, पहली चीज आ रही है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि why economic reforms, ठीक है। इसका आंसर हम लोग बता रही हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट, बहुत ज्यादा क्या था, रेस्ट्रिक्शन था ऑन प्राइवेट सेक्टर, ओके। तो बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग, आपको पता है इंडस्ट्रीज ओपन करनी हो या फैक्ट्री वगैरह आपको ओपन करनी हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस के लिए भी इतना मगजमारी करते थे ये लोग। तो इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस थे। फिर बहुत सी, मतलब जो भी हैवी बेसिक स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखी गई थी कि पब्लिक सेक्टर ही
वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वाटर, कोल एंड ऑल, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो सब में मोस्टली पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करती थी। तो एक ये था कि भाई रिजर्वेशन था पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है, जैसे आयरन, स्टील, एटॉमिक एनर्जी, हैवी मशीनरी, कोल, मिनरल ऑयल, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, टेलीग्राम, पोस्ट, टेलीफोन, सब में क्या था, पूरा का पूरा रिजर्वेशन था पब्लिक सेक्टर का। फिर था रिजर्वेशन ऑफ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो 800 से ऊपर ऐसी आइटम्स थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही स्टार्टअप कर सकती है, बट ये आइटम्स को धीरे धीरे आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में चीज हम लोग लिखते जाएंगे ताकि आपको हेडिंग्स मेन याद रखनी है, कंटेंट खुद का आपको अपना बना के लिखना है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हो जाता था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने पड़ते थे। देन क्या बात कही, रिजर्वेशन फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब मैं इधर शॉर्ट में लिख रही हूँ, जैसे आयरन, स्टील और मशीनरीज जो भी हो, ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज में पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है रिजर्वेशंस फॉर स्मॉल स्केल, तो उसमें भी 800 जितने आइटम्स थे जो रिजर्व रखे गए थे कि भाई ये आइटम्स जो प्रोड्यूस कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकता है। ये चीज क्या था, प्राइस कंट्रोल था, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्राइस को कंट्रोल करता था, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, बट आफ्टर 1991 ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमिनेशन होगा और ये सब चीजें। बट पहले क्या होता था, जनरली जो भी कमोडिटीज का प्राइसिंग होगा, सीमेंट, आयरन, स्टील, तो ये गवर्नमेंट फिक्सेस करता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है, फिक्सेस रखते थे प्राइसेस एंड ऑल। देन लॉस डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट, सो ऐसे लॉस बनाए जाते थे जिससे डेवलपमेंट में प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सके, रुकावटें आ सके या क्या। बट यहाँ पे MRTP एक्ट, कि भाई पहले ऐसा होता था कि कोई भी कंपनीज टेक ओवर करती थी या मर्जर हो जाता था किसी कंपनीज का, या फिर कोई कंपनीज अमालगमेट हो जाती थी, या फिर बहुत डोमिनेटिंग होती थी जिसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता था, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था, मतलब मोनोपोली नहीं होने देना है काट साट के, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती ही थी। तो MRTP एक्ट इस वजह से निकाला गया था। तो मैं तो लिख सकती हूँ शॉर्ट में कि MRTP एक्ट, आपको ये याद रखना है, MRTP एक्ट आया था 1969 में, क्या करने के लिए, टू कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। बहुत ज्यादा मार्केट शेयर नहीं हो जाना है भाई, अगर मोनोपोली हो जाएगी तो अपने मर्जी से कंपनियां क्या करेगी, अपने प्राइसेस डिसाइड करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लेगी, और फिर क्या होगा, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे देश ने अपनाया तो था, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा तो सोशलिस्ट ही था, कि गवर्नमेंट ही सब डिसीजंस लेती थी, प्राइवेट सेक्टर को इतना फोकस नहीं करती थी, और उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे जाते थे। फिर है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन ट्रेड। सीधी सी बात है, एक सिंपल सा मैं ऐसा मानती हूँ लॉजिक है कि देश आजाद हुआ किससे, ब्रिटिशर्स राज से, ठीक है, ब्रिटिशर्स रूल से आजाद हुआ, तो वो देश फॉरेन ट्रेडिंग पे थोड़ा बहुत कंट्रोल तो जरूर रखेगा ही रखेगा, कि भाई इंपोर्ट्स नहीं करने हैं बहुत ज्यादा, ऐसा बोला जाता था। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते थे फॉरेन ट्रेड में, restrictions on foreign trade, ठीक है। बट एक मुझे दूसरे साइड से भी अगर मैं बात करूं, तो अगर रेस्ट्रिक्शंस रखे जाएंगे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, अगर इंपोर्टिंग्स वगैरह नहीं किए जाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री का, तो वो भी तो सब चीजें देखनी है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, प्लांट, ये सब कुछ तो हम लोगों को बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज नोन एज एन एग्रियन नेशन।
एग्रीकल्चर में अच्छी है इंडिया, बाकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना हो या बहुत ज्यादा मशीनरी, बहुत मॉडर्नाइज मशीनरीज वगैरह इंडिया में कहाँ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए तो इंडिया थोड़ी फेमस था। इंडिया किसके लिए फेमस था? हैंडमेड गुड्स के लिए, भाई हाथ से बनी हुई जो चीजें होती थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते थे उसके लिए इंडिया फेमस था, राइट। और इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, बट इस सब चीजों के लिए नहीं, लेकिन तो भी फॉरेन ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन रखा गया ही, जिसको हम लोग बोलते हैं, इवन दूसरा नाम भी आ जाता है, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कि भाई इंपोर्ट, तुम लोग ऐसा बोला गया था कि भाई इंपोर्ट करना है तो टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करो, लेकिन इंडिया में काफी बार क्या होता था, इवन रॉ मटेरियल्स वगैरह भी इंपोर्ट किए जाते थे और ये सब चीजें होता था। तो काफी ऐसी चीजें जैसे फर्टिलाइजर्स हो, इंडिया में इतना प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड्स हो, ये सब चीजें भी इतना ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह नहीं। तो बहुत सी ऐसी आइटम्स थी जो इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता था और सामने उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो जैसे पतंजलि, वही हमारा मेक इन इंडिया जो हमारा टारगेट है, दैट इज द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो रखी गई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि पता था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कैसे होगा यार, डेवलपमेंट भी तो चाहिए ना सामने, ठीक है। और फिर अदर रेस्ट्रिक्शंस बताया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था पहले, क्या किया जाता था, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर इसको क्या बनाया आफ्टर 1991 जब एलपीजी आए, तो क्या किया गया इसको कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आए अपने, समझे। तो मैं यहाँ पे वाई लिख रही हूँ ना, रीजंस लिख रही हूँ, और दूसरे साइड में आपको बताऊंगी कि कौन से मतलब ये जितनी भी चीजें थी ना, भाई रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशन, ये सब चीजों को है ना एलपीजी में हटा दिया गया जब 1991 में रिफॉर्म्स लिए है ना, तो इन सबको चेंज किया गया, ठीक है। तो पूरा इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिशन आ जाएगा। फिर अदर रेस्ट्रिक्शंस में भी यही चीज बताई है, फेरा और फेमा रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पहले लगाया जाता था, लेकिन आफ्टर 1991 इसको क्या किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड भी बताया है, हाँ ये अब आएगी। पहले हम लोगों ने क्या बात की कि वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। मैं इधर लिख देती हूँ फेरा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब आ जाता है कि आफ्टर 1991, ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले तो हटा दिए गए, लिबरलाइज्ड किया गया, लिबरलाइज्ड दी प्राइवेट सेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज, रिमूविंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसको धीरे धीरे रिमूव किया, ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट सब में से हटा दिया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या फिर कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो जो एनवायरनमेंट को हार्म करे, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पे लाइसेंसिंग आज भी कंपलसरी है। जरूरी नहीं है कि भाई सब पे ही हटा दिया, बट थोड़ा बहुत लिबरलाइज्ड किया। देन आ जाओ, तो जो रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर के लिए, सारी जो भी जितनी भी हैवी बेसिक इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हुआ करती थी ना, अब क्या कर दी, सबको हटा दिया, खाली 3 सेक्टर को अपने हाथ में। तो यहाँ पे ओनली 3 इंडस्ट्रीज विथ पब्लिक सेक्टर, दैट इज 1 railways, second atomic power, and third one डिफेंस। ये 3 चीजों को अपने हाथ में रखा, बाकी सबको क्या कर दिया, या तो डिसइन्वेस्ट कर दिया या तो प्राइवेटाइज कर दिया भाई, ठीक है। मतलब इवन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी अब आने दिया, जैसे आयरन स्टील में और फिर इलेक्ट्रिसिटी में, आपको पता है ये सब में प्राइवेट सेक्टर को भी घुसने दिया, भाई आ जाओ तुम भी आकर ओपन कर सकते हो। ये हुआ आफ्टर 1991, आफ्टर एलपीजी। फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो आइटम्स रखे थे 800, उनको रिड्यूस किया गया।
आई थिंक सो 64 आइटम्स को रिड्यूस किया। हाँ आई थिंक सो, मेरे को जितना याद है। सो आइटम्स रिड्यूस फॉर स्मॉल स्केल। फिर प्राइस कंट्रोल जो था बाय गवर्नमेंट उसको चेंज किया गया। अब क्या होगा, अब मार्केट कंट्रोल होगा। मार्केट कंट्रोल मींस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज की गई। एमआरटीपी एक्ट के जगह पे भाई मोनोपोली को रोकना तो नहीं है, बट यहाँ पे अच्छी तरीके से कंपटीशन डेवलप करना है। तो एमआरटीपी के जगह पे कंपटीशन एक्ट लॉन्च किया गया, भाई एस्टैब्लिश किया गया। कंपटीशन एक्ट 2002 में। कब? 2002 में। अपने डिफरेंस बिटवीन भी इसमें पढ़ेंगे, दोनों का बहुत इजी है। फिर आ जाओ कि रेस्ट्रिक्शन था फॉरेन ट्रेड पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी ले आए भाई। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन फॉरेन ट्रेड मतलब यहाँ पे क्या बताया, देखो यहाँ पे चीज क्या बताई कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था बताओ आपको, 26% जितने इन्वेस्टमेंट कर सकते, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह, वो 26% हमारे इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब उसको बढ़ा दिया गया 49%। इवन कुछ ऐसे सेक्टर्स है, बहुत अच्छी कंपनीज, उसमें तो 51% भी शेयर होल्डिंग कर दिया। जॉइंट वेंचर कर दो भाई, ऐसा भी किया गया। आपने जैसे सुना हो मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर है ना भाई, इंडो जापानीज अपनी कंपनी है। फिर इफ्को टोक्यो, वो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी इंडो जापान कंपनी है। तो ये क्या किया गया, इस तरीके से कोलैबोरेट किया गया, सारा अमालगमेट किया गया। हाँ भाई चलो भाई मर्जर हो जाए, ये हो जाए, वादा नहीं है फॉरेन कंपनीज के साथ। भाई एफडीआई अभी जितना भी आप देख रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, या तो इतनी जो क्लोथिंग की आपको ब्रांड्स मिल जाती है, वो सब क्या है, वो सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है ना। पेप्सी, कोका कोला, सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। इवन अभी तो करंटली अगर मैं बात करूं तो डिफेंस में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला है कि भाई हाँ भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए डिफेंस में भी, उसमें भी अलाउड किया है। अभी ये साल के ईयर, ये वाले ईयर में बजट में ही बताया था इसके रिलेटेड। फिर पैरा को रिप्लेस करके भाई रेगुलेशन हटा के क्या लेकर आए, फेमा ले आए। अब फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, मैनेज करना है, ना कि रेगुलेट करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई आफ्टर 1991, समझे। तो यहाँ पे जस्ट आपको वही चीज बताया है कि लाइसेंस, ये पब्लिक सेक्टर रिलेटेड देखो इसमें बताया हुआ ही है। 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो यहाँ पे रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। अब वो 18 इंडस्ट्रीज में से खाली 3 रखी अपने हाथ में, मतलब इसमें 6 लिखा है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ यहाँ पे 3 ही आएगी, क्योंकि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, ये 3 ही जनरली जानी जाती है, समझे। और बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी, कुछ अगर लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी ना पब्लिक सेक्टर में, तो उनको तो सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर्स को बेच डाला और या तो फिर डिसइन्वेस्ट किया। और अभी आपको जैसे पता है कि एयरपोर्ट को भी इवन डिसइन्वेस्ट किया हुआ है, अडानी को दे दिया हमारा अहमदाबाद एयरपोर्ट, ये भी प्राइवेट कर दिया, बताओ, जबकि पहले गवर्नमेंट के पास था। तो ऐसे धीरे 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 प्राइवेटाइज करते जा रहे। और ये ऐसा नहीं है कि 1991 में ऑन द स्पॉट सब चीजें हुई, धीरे धीरे कुछ प्रोविजंस आते गए और फिर इम्प्लीमेंटेशन होता गया। ठीक है, फिर लाइसेंसिंग रिलेटेड बताया है कि ये सब जो भी था कि भाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई, हमें ना इसको, ये ना, ये पहले 1991 से पहले जो भी था ना, उसको हम लोग ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। इसको 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम लोग है ना न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये ध्यान रखना। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, समझे, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में पीसी महालानोबिस ने
बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बोला था, तब इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह उस वक्त रेडी हुई थी। लेकिन 1991 में ये जो चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशन किया गया, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991, हम लोग यही जानते हैं। और इवन अभी कंपनीज एक्ट 2013 भी आया हुआ है, जो आप अकाउंट्स और कैश फ्लो एंड ऑल जो भी आप बनाते करते हो, सब कुछ अमालगमेशन आगे चलकर आप करोगे, आई थिंक सेमेस्टर 6 में, आई थिंक सो, मुझे आइडिया नहीं है कि सेम 5 में, टीवाई में है, मुझे इतना पता है। तो अमालगमेशन वगैरह करोगे तो ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। सो ये मॉडिफिकेशन, चेंजेस, पॉलिसीज वगैरह आती रहती है, बट आपके चैप्टर में पर्टिकुलरली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब 1991, इसके बारे में ही जस्ट आपको बताया है। ठीक है, तो देखो भाई, लाइसेंसिंग को रिमूव किया गया, फिर एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस करके क्या किया गया, यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए थे एमआरटीपी में, लेकिन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि एमआरटीपी में खुद के एक लिमिटेशंस थे और वो रिच था, कोई इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं थी, और उसके जो पॉलिसीज और प्रोविजंस थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से कंपटीशन एक्ट, भाई अभी क्या होना चाहिए देश में, जो भी फर्म्स है, इंडस्ट्रीज है, उनमें कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन होना चाहिए भाई, इस वजह से कंपटीशन एक्ट 2002 निकाला गया। ठीक है, फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, फेरा को रिप्लेस करके फेमा किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इवन यहाँ पे बताया गया है, इवन 51%, मैं तो 49% बोल रही थी, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया 51%, तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए मारुति सुजुकी और ऐसे सब के। देन फॉरेन एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी थे, उन सबको भी लिबरलाइज किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया। देखो इससे फायदा क्या हुआ आपको मैं बताऊं, दो चीजें इससे हमको मिल रही है। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, मतलब इंडस्ट्रियल काफी एक कंपटीशन पैदा होगा, क्योंकि हम लोगों को ग्लोबल कंपटीशन मिलेगा, तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया की क्वालिटी तो आपको पता है कि इंडिया क्वालिटी कैसे करता है अपने प्रोडक्ट्स की, तो एक क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, एक चीज कंपटीशन से, और दूसरी चीज अपने को इंपोर्ट ही नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे ही हो रहा है, तो हम लोग क्यों प्लांट मशीनरी और ये सब कुछ इंपोर्ट करें, हमारे देश में खुद ही खुद आ रहा है, भाई आओ हमारे देश में लो जमीन है और यहाँ पे फैक्ट्रियां स्टार्ट करो, सब करो, ये तो सामने से हम लोग मंगवा रहे हैं ना, सब चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ, दो फायदे हो गए अपने को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, एक अपने पास बहुत अच्छा ग्लोबल कंपटीशन हो गया जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी हुई, और दूसरा क्या हो गया, अपने इंपोर्ट्स थोड़े बहुत कंट्रोल अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदे हुए अपने को। फिर स्मॉल लिमिट्स की भी जो ये, हाँ, स्मॉल बिजनेसेस की लिमिट्स एंड ऑल ये सबको थोड़ा बढ़ा दिया गया। पहले कुछ कम लिमिट थी कि कोई भी स्मॉल बिजनेसेस मतलब इतना पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर उसको बढ़ा दिया गया 1 करोड़ जितना। तो स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सेटअप की गई। ग्लोबलाइजेशन में आपको बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन में जनरली 4 चीजें आती है, मतलब ये एफडीआई वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है, बट मैं मानती हूँ जनरली 4 चीजें। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, एक जगह से दूसरी जगह कैपिटल हो सकता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एफआईआई आ गया। तीसरी चीज आ जाती है फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि भाई एक देश से दूसरे देश टेक्नोलॉजी हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, उसका फ्री मूवमेंट कर दिया। एंड चौथी चीज फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, एक देश से दूसरे देश लेबर आ जा सकता है, उसका भी फ्री मूवमेंट। सो ग्लोबलाइज होना मतलब ये 4 चीजें जनरली आपके दिमाग में होनी चाहिए, समझे। फिर सो ये वर्ल्ड ट्रेड, हाँ, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी मेंबर बन गया, और काफी ऐसे मतलब स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी, और स्टार्टिंग में ही इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था, और अभी
जो भी ट्रेडिंग करनी है, ब्रदरहुड डेवलप करना है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और अच्छा रिलेशंस मेंटेन रहे। आपको पता है इंडिया इवन ब्रिक्स में भी है, आपको पता है ना, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, जैसे ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब इंक्लूडेड है, और आई थिंक साउथ अफ्रीका। सो इनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये लोग ट्रेडिंग रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसी तरीके से WTO में भी इंडिया मेंबर बन गया, फिर दूसरे सब चीजों में भी G20 और ऐसे सब बहुत सारे अलग अलग ऐसे कंट्रीज के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो ये ट्रेडिंग रिलेशंस पे भी काम करते हैं, और एक दूसरे के साथ किस तरीके से ट्रेडिंग मेंटेन करना है उस पर भी मेंटेन ध्यान देते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। बिफोर ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप समझ लो कि हमारे देश के लिए LPG एज अ वरदान साबित हुआ है। अगर LPG नहीं होता ना, इंडिया बहुत पीछे होती, अंडर डेवलप्ड हो जाती, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट वही चीज बताइए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। हाँ, कुछ लिमिटेशन तो सीधी सी बातें होंगी, बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स काफी अच्छे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। इवन फॉरेन ट्रेड काफी अच्छे लेवल पे बढ़ा, सर्विस सेक्टर इम्प्रोवाइज। आपको पता है आउटसोर्सिंग, आज आउटसोर्सिंग का मार्केट आप देखो कितना ज्यादा है। हर एक चीज, मतलब इतनी सारी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग का काम करती है, तो ये कंपनीज का ग्रोथ इतना अच्छे लेवल पे हो रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली, ना तो अदरवाइज कैसे हो पाता ये सब कुछ। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू न्यू तरीके जो आए हुए हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और इरिगेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्चेस वगैरह किया जाता है, तो ये भी अपने को फायदेमंद कैसे हुआ है, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, ऑफ कोर्स देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे तेजी से बढ़ा था। यहाँ पे 6%, यस, इसका जो ग्रोथ था ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जो था 6%, काफी अच्छे। वैसे आप 1951 और 55 ऐसे के देखोगे ना, तो आपको 3.5%, 4% ऐसा दिखेगा, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे और उसके बाद 6% हो गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। सो दैट इज ऑल्सो बहुत अच्छी बात थी इस चीज की। और लिमिटेशंस भी दिए हैं यहाँ पे। तो लिमिटेशंस में जैसे मैं बात कर सकती हूँ कि कंपटीशन, एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जैसे FDI के आपको 2 फायदे बताए, कंपटीशन, भाई ग्लोबल कंपटीशन हो गया। अभी इंडियन कंपनीज तो क्या हो रही थी, सामने खड़ी नहीं उतर पा रही थी, उसके सामने इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कितने मल्टीनेशनल कंपनी सबकी सब तो आएंगी, इतना कंपटीशन फेस कैसे करेगी इंडिया। तो थोड़ा बहुत लिमिटेशन आया उस चीज की वजह से भी। प्लस दूसरी चीज, डंपिंग इंक्रीज हो गई, जैसे चाइना करता है, लो प्राइसेस पे इंडिया को बेचता है सब चीजें, आइटम्स वगैरह, ताकि इंडियन मार्केट को खत्म कर सके चाइना, राइट। तो ऐसा डंपिंग और ये सब चीजें होने लगी। तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना यार, सारे फायदे थोड़ी मिलेंगे हर एक पॉलिसी के, तो कुछ लिमिटेशंस अपने को देखने को मिल रहे थे। और ये LPG ज्यादा से ज्यादा फोकस जो किया था वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पे और सर्विस सेक्टर पे ज्यादा उसका फोकस था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था। तभी तो इसको हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोल रहे हैं, समझे। ओके, सो दैट्स इट। ये आपको जस्ट मैंने एक रिव्यू दिया इसका, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आने चाहिए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि भाई ये सब चीजें हुआ करती थी, मतलब ये बिफोर 1991 की हालत ऐसी थी, ये सब चीजें इम्प्लीमेंट किया जाता था इंडिया में, और आफ्टर 1991 ये सब चीजें नोटिस की गई, ठीक है, LPG के अंदर। ओके, सो ये बिफोर आप पढ़ोगे ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया ऑफ इंडिया अप टू 1990, आपको ये आइटम्स मिलेगी सारी की सारी। और इसका करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप पढ़ोगे तो आपको ये वाली सारी चीजें मिलेंगी अंदर। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं ना फटाफट से विद इन 5 मिनट्स हम लोग MRTP और कंपटीशन एक्ट फटाफट उसका डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, ताकि आप क्लियर हो जाओ। वो बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा है। और करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी, और एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये 2 चीजें नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगी, ताकि हमारा मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखो,
एमआरटीपी और कंपटीशन एक्ट का डिफरेंस बिटवीन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, एमआरटीपी एक्ट, सो इट वाज एन ओल्ड एनेक्टमेंट पास्ड इन 1969। सो 1969 में एमआरटीपी एक्ट आया। सबका पेज खुला हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, एवरीवन? एक बार रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? एक बार रिपीट करो पेज नंबर 58 पेज नंबर पे है, डिफरेंस बिटवीन एमआरटीपी एंड कंपटीशन एक्ट। ठीक है, स्टार्ट करूं? चलो, यस मैम। ओके। सो एमआरटीपी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये पुराना सा एक्ट है, 1969 पे ये एक्ट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि मोनोपोली को हम लोग रोक सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके, कि भाई बहुत ज्यादा कंपनीज डोमिनेटिंग नहीं हो जाए, उनके पास पूरा का पूरा मार्केट शेयर नहीं हो जाए, नहीं तो वो अपनी मनमानी चलाएगी और कस्टमर्स को एक्सप्लॉइटेशन करेगी। और गवर्नमेंट क्या चाहता था? गवर्नमेंट तो चाहता था ना कि उसका ही डोमिनेंट हो सके, भाई उसकी चीज हो, भाई मोनोपोली वगैरह। तो उस वजह से एमआरटीपी एक्ट 1969 में स्टार्टअप किया गया था। बट कंपटीशन एक्ट 2002 में इसको रिप्लेस करके, एमआरटीपी को रिप्लेस करके हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट 2002 में एस्टैब्लिश किया। फिर एमआरटीपी में क्या लिखा है? इट वाज अ लॉन्ग टर्म एनेक्टमेंट हैविंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस थे, इतने ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते थे, और कंपटीशन बहुत ज्यादा सिंपल था। 66 सिर्फ सेक्शंस थे, और इसमें बहुत सारा सेक्शंस थे, हाँ बहुत ज्यादा एमआरटीपी में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एमआरटीपी का ऑब्जेक्टिव आता था टू चेक द मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, के भाई मोनोपोली नहीं हो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपनीज नहीं करें, गलत तरीके से या एक्सप्लॉइट कस्टमर्स को नहीं करें। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। और कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द कंपटीशन, भाई फेयर कंपटीशन होना चाहिए, एंड टू रेस्ट्रिक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, कि भाई यहाँ पे जो रोक कर मतलब रुकाएगा ना, कि कंपटीशन को रोकेगा, भंग करेगा ना, उसके खिलाफ चीजें होंगी यहाँ पे, उसको नहीं होने देना है। कंपटीशन बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग, अच्छा कंपटीशन होना चाहिए बिटवीन द कंपनीज, बिटवीन द इंडस्ट्रीज। फिर क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट, कि एमआरटीपी को एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हैंडल आउट करने के लिए मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन एस्टैब्लिश की गई, जो पूरा का पूरा हैंडल आउट करेगी सारा पूरा ये एक्ट को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस मतलब पूरा मैनेजमेंट वो करेगी। और कंपटीशन एक्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को एस्टैब्लिश किया गया। फिर एमआरटीपी एक्ट बहुत ज्यादा रिच है, उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस है, इतने ज्यादा चेंजेस भी नहीं देखने को मिले थे अपने को। और कंपटीशन एक्ट में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू द एमआरटीपी। फिर यहाँ पे प्रैक्टिसेस कमीशन वाज एस्टैब्लिश, वही चीज लिखा है इसके अंदर, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTPC, मतलब पीछे कमीशन लग गया है। और यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर नॉट कवर्ड इन कंपटीशन एक्ट, यहाँ पे वो चीज कंसिडर नहीं की गई थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड कुछ भी कंपटीशन एक्ट के अंदर लिखा नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे फेयर कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज होना, ऐसा जनरली माना जाता था। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, कंपटीशन एक्ट में नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कवर किया गया है, कंपटीशन एक्ट में कवर नहीं किया गया। फिर बताया है कि एमआरटीपी एक्ट बिफोर 1991 के सिनेरियो में यूज होता था और हेल्पफुल था, और कंपटीशन एक्ट ये सारे रिफॉर्म्स के बेसिस पे प्रोविजंस इसके बनाए गए थे और ये एक्ट को पास किया गया। फिर एमआरटीपी में कोई भी पेनल्टी प्रोविजंस नहीं थे, और कंपटीशन एक्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टी प्रोविजंस थे। फिर यहाँ पे क्या बताया है कि एमआरटीपी में डोमिनेंस ऑफ एंटरप्राइज प्रोहिबिटेड था, कंपटीशन एक्ट में डोमिनेंस इज नॉट एक्चुअली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कंपटीशन देखा जाएगा, कोई डोमिनेंस नहीं देखी जाएगी, भाई कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है पर्टिकुलरली। फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था एमआरटीपी में,
यहाँ पे ऑप्शनल था कि रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, एग्रीमेंट्स का नहीं भी हो सकता है। और MRTP में लिटिल ऑटोनॉमी थी, बहुत कम इनको पावर्स दिए गए थे ये कमीशन को कुछ भी खुद डिसीजंस लेने के लिए, बट कंपटीशन में फुल ऑन ऑटोनॉमी थी, वो खुद अपने बलबूते पे कमीशन डिसीजंस ले सकती है। So that's it about MRTP and competition. Okay, so thank you everyone, have a nice day. So that's it about today. Thank you.